हेलो गाइस, आज हम सब फिर से आ गए हैं एलओटीएम में, मतलब लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री के दुनिया में। आज हम सभी इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और एपिसोड 2 के बारे में बताऊंगा। तो इस एपिसोड का नाम है बियॉन्डर। चलिए शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि डन स्मिथ क्लाइंट से मिलने आता है और उसे बताता है कि एंटीगोनस फैमिली की किताब अभी भी मिसिंग है और तुम खतरे में हो। तो वह कहता है कि तुम भी हमारी तरह बियॉन्डर क्यों नहीं बन जाते। अब अगले दिन क्लाइंट डन से मिलने जाता है। डन ने एक एड्रेस दिया था जो कि हैंड पंप का था। अब क्लाइंट सोचता है कि उसे नाइट हॉकन्स को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से वह सेफ भी रहेगा और इस दुनिया के बारे में उसे बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। क्लाइंट हाउंड पंप के अंदर जाता है और उसे देखता है कि यहाँ एक पिंजरे में 2 कुत्तों को बंद किया गया है और लोग इस पर सट्टा लगा रहे हैं। क्लाइंट यहाँ पर राइट नाम के एक बंदे से मिलता है और उसे कहता है कि स्मिथ ने यहाँ पर बुलाया है। यह सुनकर वह आदमी क्लाइंट को एक एलिवेटर में भेज देता है, जिसके क्लाइंट नाइट हॉक के ऑफिस में पहुंच जाता है। यहाँ फ्रंट डेस्क पर रोजन नाम की क्लर्क बैठी हुई थी, जिससे क्लाइंट कहता है कि उसे डन ने बुलाया है। रोजन अब क्लाइंट को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। रास्ते में क्लाइंट कुछ बियॉन्डर से मिलता है, जैसे लेनर्ड, रॉयल, फ्राइड और कैनली। रोजन अब क्लाइंट से आगे से राइट जाने को बोलती है। वही डन का ऑफिस है। क्लाइंट पूछता है कि अब तुम मेरे साथ नहीं चलोगी। तो रोजन कहती है, मुझे वहां पर जाने से डर लगता है क्योंकि वह बहुत अच्छे हैं और मेरे फादर की तरह है। क्लाइंट बोलता है कि अपने फादर से क्यों डरना। खैर, क्लाइंट के सामने एक बड़ा सा दरवाजा आ जाता है, जिसका नाम होता है चेनी गेट। इसके बाजू वाले कमरे में डन स्मिथ बैठा हुआ था। डन अब क्लाइंट को एक पेपर साइन क्लिक करने को कहता है, जिस पेपर पर लिखा हुआ था स्पेशल ऑपरेशन डिपार्टमेंट, आवा कंट्री पुलिस स्विथ यूनिट। क्लाइंट पूछता है कि मुझे लगा आप ब्लैक थॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं, जिस पर डन बताता है कि यह तो एक नकली नाम है। असल में यह लोग चर्च ऑफ ओवरनाइट गॉडेस के लिए काम करते हैं और जब भी कोई सुपर नेचुरल क्राइम होता है तो ये लोग उसे सॉल्व करते हैं और इन्हें नाइट हॉक कहा जाता है। अब से क्लाइंट भी उनमें से एक है। क्लाइंट बोलता है कि फिर मैं आपको कैप्टन कहकर बुलाऊंगा। डन अपने आप क्लाइंट को चेतावनी देता है क्योंकि बियॉन्डर बनने में बहुत सारा खतरा होता है। वो क्लाइंट को एक कमरे में ले जाता है जहां ढेर सारे लोगों का नाम लिखा हुआ था। डन बताता है कि यह सब लोग नाइट हॉक में काम करते थे और मारे गए। ज़्यादातर लोग अपना कंट्रोल खो बैठे थे। डन अब पूछता है कि तुम्हें मिथ ऑफ क्रिएशन के बारे में कितना पता है। तो क्लाइंट बताता है कि सबसे पहले ईश्वर यानी क्रिएटर ने जन्म लिया। उसने रोशनी की पहली किरण बनाई और पूरे संसार को बनाया। उसकी एक आँख सूरज की बनी है और दूसरी आँख क्रिसमस मून और उसके शरीर से यह धरती और तारे बने हैं। डन कहता है कि हम सबको यह कहानी पता है। खैर, इंसान कुछ रहस्यमयी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर पोषण बनाता है, जिन्हें पीने से हमें पाथवेज की पावर मिलती है। क्लाइंट सोचता है कि पाथवेज के बारे में द ग्रे फॉग वाले आदमी ने भी बताया था कि पूरे 22 पाथवेज होते हैं। डन स्मिथ कहता है कि हमारे पास 4 पाथवेज की पोषण है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि हर पाथवे सीक्वेंस 9 से शुरू होता है, तो इनके पास 4 सीक्वेंस 9 के पोषण रखे हुए हैं। पहला का नाम है स्लीपलेस, जो कि डार्कनेस पाथवेज का पोषण है। द क्रिप्शन कलेक्टर, जो कि डेथ पाथवे का पोषण है। मिस्ट्री प्रायर, जो कि हेरमेट पाथवे का पोषण है। और शायर, जो कि एक फुल पाथवे का पोषण है। अब अगर क्लाइंट शुरू के 2 पाथवे को चुनता है तो उसे लड़ाई वाली पावर्स मिलेगी। बाकी 2 के साथ ऐसा नहीं है। और हाँ, शेयर का इनके पास एक ही पोषण पड़ा हुआ है। डन अब क्लाइंट को ओल्ड नील के पास भेजता है, वह उसे फैसला लेने के लिए मदद करें। क्लाइंट रास्ते में सोचता है कि वह कोई भी पोषण चूज करेगा, लेकिन उसे लड़ाई वाले पोषण से दूर रहना है। स्लीपलेस और कॉर्प्स कलेक्टर तो नाम से ही डरावने लग रहे हैं, तो उन्हें तो क्लाइंट नहीं चुनेगा। अब बचे बाकी 2। क्लाइंट को समझ नहीं आता कि इन दोनों में से क्या चुने। क्लाइंट अब एल्केमी रूम में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात ओल्ड नील से होती है, जो खुद एक मिस्ट्री प्रायर यानी कि सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर है। ओल्ड नील क्लाइंट से कहता है कि आराम से सीक्वेंस के बारे में सोच लेना, पहले बुक रखने में मेरी मदद करो। इसी बीच ओल्ड नील बताता है कि पास एम्परर रोजेल की एक डायरी है, लेकिन उसमें पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा हुआ है, जो 150 साल बाद भी कोई उसे नहीं पढ़ पा रहा। वह कुछ पन्ने क्लाइंट को भी दिखाता है। क्लाइंट देखता है कि इसमें तो चाइनीज में लिखा हुआ है, क्योंकि क्लाइंट भी तो चाइना में रहता था। यह कंफर्म हो जाता है कि रोजेल भी क्लाइंट की तरह ही दूसरी दुनिया से आया था।
बल्कि वह भी चाइना का था। इनमें रोजेल ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा था कि वह कितना मस्त आदमी था। एक जगह उसने यह भी लिखा था कि पोषण की पावर्स को मास्टर करने के लिए उसके जैसा एक्ट भी करना होता है। पोषण के नाम सिर्फ नाम नहीं होते, बल्कि उस पावर को अपने अंदर समा लेने का तरीका भी होता है। क्लाइन अब आगे पढ़ने लगता है। आगे रोजेल ने लिखा था कि मैंने एक पाथवेज चुनने में बड़ी गलती कर दी है। मुझे ऑपरेटर सीयर या मोराउड में से कोई एक चुन लेना चाहिए, यह सबसे बेटर चॉइस होता है। ओल्ड नील अब क्लाइन से पूछता है कि वह कहाँ खो गया, तो क्लाइन कहता है कि वह इन पन्नों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो सुन नील हंसने लगता है कि यह काम आज तक मुझसे नहीं हुआ और तुम करने चले हो। अब रोजेल की बात पर भरोसा करते हुए क्लाइन डिसाइड कर लेता है कि वह शेयर वाला पोर्शन लेगा। ओल्ड नील उसे याद दिलाता है कि एक और पोर्शन चुन लेने के बाद वो अपना पाथवे से नहीं चेंज कर सकता, यानी जिंदगी भर उसे उसी पाथवेज पर चलना होगा। क्लाइन कहता है कि मैं समझ गया और मुझे सीहिर ही चाहिए। नील अब अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट मिलाकर पोषण बना लेता है, उसे क्लाइन के सामने रख देता है। लेकिन क्लाइन पूछता है कि क्या इसे मुझे ऐसे ही पी लेना चाहिए, तो नील कहता है कि नहीं, अब पहले डांस कर लो। वो मजाक कर रहा था और कहता है कि डरने की बात नहीं है। क्लाइन अब पोषण को पी जाता है और यह पोषण उसके खून में जाकर मिल जाता है। उसे चक्कर जैसी आने लगती है। नील कहता है कि यह सब पोषण पीने के बाद नॉर्मल है, बस फोकस करो और ऐसी चीज़ के बारे में सोचो कि इस दुनिया में आसानी से मिल जाता हो। तो क्लाइंट एक हेलमेट के बारे में सोचने लगता है। नील कहता है कि शाबाश, अब कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचो कि इस दुनिया में ना हो। तो क्लाइंट सीधा एक परमाणु मिसाइल के बारे में सोच लेता है, जो कि उसकी दुनिया में तो थी लेकिन इस दुनिया में होने का सवाल ही नहीं होता। वह एरोप्लेन और एस्ट्रोनॉट के बारे में भी सोचने लगता है। नील उससे कहता है कि अपने माइंड को कंट्रोल करो और क्लाइंट अपनी आंखें खोल लेता है। इसी के साथ क्लाइन अब एक बियॉन्डर बन चुका है जिसका सीक्वेंस 9 द सीयर है, लेकिन उसे सब कुछ कलरफुल दिखाई दे रहा था। नील कहता है कि यह स्पिरिट विजन के कारण हो रहा है। वह अब लोगों का ऑरा भी पढ़ सकता है और देखकर ही बता सकता है कि उनकी हेल्थ कैसी है। उसे नील के पीछे 2 आंखें भी दिखती है, तो नील कहता है कि उनकी चिंता मत करो। क्लाइंट को अब एक आत्मा जैसी चीज़ दिखाई देती है, जो कि अब गायब हो जाती है। अब क्लाइंट का सिर दुखने लगता है, तो नील कहता है कि अपनी पावर ज़्यादा यूज करने से ऐसा होता है और उसे चक्कर भी आ सकता है। लेनर्ड जब पोषण पीकर बियॉन्डर बना था तो वह सीढ़ियों से फिसल गया था। वह अपने सिर पर डबल टैप करके स्पिरिट विजन को बंद या चालू कर सकता है। क्लाइन ऐसा ही करता है और उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती है। नील कहता है कि स्पिरिट विजन के अलावा वो और भी तरह का मैजिक कर सकता है। पर आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वो क्लाइन को कुछ डिमांड हंटिंग बुलेट भी देता है। क्लाइन इसके बाद डन के पास चले जाता है। डन बताता है कि बियॉन्डर की दुनिया खतरे से भरी हुई है, तो अपने काम रखना। नाइट हॉक बनने से पहले वह यह कलर की तरह काम करेगा। उसे 3 पाउंड पर वीक सैलरी दी जाएगी। डन उसे पहली महीने भर की सैलरी एडवांस में दे देता। अब एक के अंदर क्लाइंट की फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। क्लाइंट के पेरेंट्स मर चुके हैं, इसीलिए वह लोग बहुत गरीब है। उसके बहन एक स्टूडेंट है कमाने वाला। बस क्लाइंट का बड़ा भाई बंसन है और वह हफ्ते के 5 और 6 डॉलर ही कमा पाती। खैर, तो क्लाइंट ने पहले दिन 12 पाउंड कमा लिया था, जिसे देख वह बहुत खुश हो जाता है कि अब वह लोग गरीब नहीं रहेंगे। डन अब क्लाइंट्स को उसका पहला टास्क देता है कि जाके एक छड़ी खरीद ले और वेल्च के घर का चक्कर लगाओ। शायद उसे कोई क्लू मिल जाए एंटीगोनस फैमिली की किताब के लिए। क्लाइन यही कर रहा था। अचानक ही उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है, जिनमें लेनर्ड बैठा हुआ था। लेनर्ड क्लाइन को अपने साथ एक मिशन पर ले जाता है। एलियट नाम का एक बच्चा आज सुबह किडनैप कर लिया जाता है और यह उसी का पता लगाने के लिए जा रहे। क्लाइंट पूछता है कि वह तो सुपर पावर वाले केस को ही सॉल्व करते हैं ना, तो लेनर्ड कहता है कि हम एक सिक्योरिटी कंपनी का दिखावा करते हैं। यह क्लाइंट उनका रेगुलर कस्टमर है। एक बार तो हमने इनकी बिल्ली भी ढूंढ कर दी थी, तो चिंता मत करो और तुम्हारी शेयर वाली पावर लोगों को ढूंढने में बहुत काम आएगी। वो क्लाइंट को उस बच्चे के कपड़े देता है जिससे वह उसकी लोकेशन पता कर सके। क्लाइंट अब उस कपड़े पर अपनी छड़ी रखता है। असल में वह डाउजिंग रोड नाम की टेक्निक यूज़ कर रहा था। जिस भी दिशा में एलियट होगा उस दिशा में छड़ी गिर जाएगी। क्लाइन अब डबल टैप करके अपनी पावर्स को अनलॉक कर लेता है और उसे दिखाने लगता है कि एलियट किस एरिया में
किस गली में है। और इस तरह से यह लोग एक घर के सामने पहुंच जाते हैं और क्लाइंट को दरवाजे से ही कुछ लोग दिखाई दे रहे होते हैं और एक बच्चा भी दिखाई दे रहा होता है। लेनर्ड कहता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। लेनर्ड अब दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर जाता है। वह उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन लेनर्ड आराम से उससे डॉज कर देता है और उस बंदूक को पकड़कर अपने हाथ से मोड़ देता है और फिर दोनों की पिटाई लगा देता है। लेकिन अचानक ही उन दोनों लोगों में कुछ होने लगता है और वो फिर से खड़े उठते हैं। तो लेनर्ड क्लाइंट से कहता है कि बच्चे को लेकर बाहर जाओ। वह दोनों आदमी आपस में मिलकर एक भद्दा सा मॉन्स्टर बन जाते हैं, पर यह मॉन्स्टर लेनर्ड को छू भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे लेनर्ड टेलीपोर्ट कर रहा हो। वह मॉन्स्टर अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो क्लाइंट उसे गोली मार देता है। मॉन्स्टर फिर भी उड़ते हुए आसमान में चला जाता है, लेकिन अचानक ही उसे कुछ होता है और वह वापस नीचे आ गिरते हैं। लेनर्ड असल में सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है और उसे सीक्वेंस का नाम है मिडनाइट पोएट, यानी कि वह लोरी गाकर किसी भी इंसान को सुला सकता है। उसने इस मैजिक के साथ उन दोनों को पकड़ लिया था। अब क्लाइंट को अचानक ही कुछ होने लगता है और वो महसूस होने लगता है कि ओरिजिनल क्लाइंट पहले भी इस घर में आ चुका है। खैर, बच्चे को बचाने वापस उसकी फैमिली के पास लौटा दिया जाता है। रही बात कि यह किडनैपर्स मॉन्स्टर कैसे बन जाते हैं, तो इन्होंने पोषण पी लिया था। अब कोई भी मुंह उठाकर बियॉन्डर नहीं बन सकता, इसीलिए उनके साथ साइड इफेक्ट हो गया था और यह लोग ऐसे मॉन्स्टर बन गए। खैर, लेनर्ड कहता है कि उसे क्लाइंट के साथ काम करने में मज़ा आया, उसमें कुछ तो खास बात है। क्लाइंट अब यहाँ से चला जाता है। लेनर्ड किसी से पूछता है कि तुम्हें यह कैसा लगा और जवाब देता है ठीक है, मुझे भी यह स्पेशल नहीं लगा। और हम देखते हैं कि वह अपने शैडो से बात कर रहा था। अब यह क्या चक्कर है, यह हम आगे जानेंगे। क्लाइंट अब अपने घर जाता है और सोचता है कि मेलिसा यह सुनकर बहुत खुश हो जाएगी कि मेरी जॉब लग गया है। लेकिन क्लाइंट वापस उसी किडनैपर वाले घर में पहुंचता है। वह अब एक दरवाजे को खोलता है और उसके सामने एक डायरी रखी हुई थी जिसके आखिरी पन्ने में लिखा हुआ था कि सब मारे जाएंगे, मैं भी। बाद क्लाइंट के नीचे द फूल वाला कार्ड भी आ जाता है और हमें किसी की स्माइल भी दिखने लगती है। जिसके बाद क्लाइंट अपने कमरे में जाग जाता है। वह सपना देख रहा था और उसे पता चलता है कि किडनैपर वाले घर में एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक का कुछ क्लू मिल सकता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाइंट ने अपनी सैलरी से एक बहुत बढ़िया घर ले लिया है जहां उनका बड़ा भाई बेंसन भी आता है और यह तीनों अब से यहीं रहने वाले हैं। यह देख बेंसन की आंखों में आंसू आ जाता है। क्लाइंट इनके लिए खाना भी बनाता है। बेंसन क्लाइंट के लिए गिफ्ट भी लाया था जिसमें एक सूट था, क्योंकि क्लाइंट की अब जॉब लग गई है तो उसे यह पहनकर जाना चाहिए। क्लाइंट इन्हें सूट पर पहनकर दिखाता है। बेंसन उसके सिर पर हाथ रखता है और एक पल को क्लाइंट को अपनी असली पेरेंट्स याद आने लगते हैं। फिर ये तीनों क्लाइंट की नई जॉब और अपने नए घर के लिए सेलिब्रेशन करने लग जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आप सबने इसके पहला पार्ट पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए कि किस एनीमे के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, किस मांगा के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय बाय।